आइए दोस्तों, रशीद अमजद की सफर जिससे वापसी ना हुई कहानी सुनते हैं आज। बहुत दिनों से शहर से बाहर जाने का इत्तेफाक न हो तो घर एक शफीक माँ की तरह यूं अपनी गोद में समेट लेता है कि कुछ दिनों के लिए घर छोड़ने के तसव्वुर से भी उदासी छा जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। पिछले कई बरसों से मैं शहर से बाहर नहीं निकला। अब एक दो दिन के लिए एक तकरीब में शामिल होने के लिए घर से निकलना पड़ा तो तबीयत में एक अजब तरह की बेचैनी थी। यूं लग रहा था जैसे लौट कर नहीं आऊंगा। दिल में कई तरह के भ्रम पैदा हो रहे थे। टैक्सी में बैठते हुए यही दिल चाह रहा था कि सफर का इरादा मुलतवी कर दूं। ज्यों त्यों करके फ्लाइंग कोच तक पहुंचा। कोच जब शहर से बाहर निकली तो आहिस्ता आहिस्ता तबीयत संभलने लगी। कुछ देर बाद भागती जमीन और सिमटते फैलते मंजरों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। तकरीब 2 दिन में खत्म हो गई। एक आध दिन की मसरूफियत और थी। उससे निपटे तो घर याद आ गया। हुआ यूं कि मैं अपने छोटे बेटे के लिए एक खिलौने लेने बाजार गया। खिलौने लेते हुए यूं लगा जैसे बरसों से घर नहीं गया। एक अलग तरह की उदासी ने चारों तरफ से हमला कर दिया। जल्दी जल्दी सामान समेटा और वापस जाने का फैसला कर लिया। फ्लाइंग कोच में सिर्फ फ्रंट सीट खाली थी। मुझे फ्रंट सीट पर बैठते हुए बड़ा डर लगता है, क्योंकि हादसे की सूरत में आगे बैठे हुओं की लाश भी पहचानी नहीं जाती। और मुझे तो इसके तसव्वुर से भी डर लगता है कि मुझे बिना जाने पहचाने गुमनामी की हालत में कहीं दफन कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त मजबूरी ये थी कि अगली कोच 1 घंटे बाद जाना था, इसीलिए मजबूरन टिकट ले लिया। ड्राइवर को शायद मेरा ही इंतजार था। मैं अभी पूरी तरह बैठ भी नहीं पाया था कि उसने गाड़ी चला दी। बैग सीट के नीचे जमा कर मैंने उचटी निगाह से दाएं बाएं देखा। दाईं तरफ ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ बैठी थी। मेरी पिछली सीट पर बैठा शख्स शायद उसका शौहर था, क्योंकि जिस वक्त मेरी नजर उस पर पड़ी वो उससे सरगोशियां कर रही थी। उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। देखने के लिए था भी क्या? उसका चेहरा मेरे बाईं तरफ वाले आईने में साफ दिख रहा था। ड्राइवर ने साइड से गुजरने वाली गाड़ियों को देखने के लिए शीशे को थोड़ा टेढ़ा कर रखा था, जिसकी वजह से पूरी सीट उसमें नजर आ रही थी। बरसों पहले हम इसी तरह आगे पीछे बैठे थे और उसने मुझे एक बार बताया था कि वो क्लास में बैठे बैठे कई बार अपना दस्ती आईना निकाल कर मुझे देख लेती है। वो दिन ही ऐसे थे। क्लास खत्म होने के बाद हम घंटों बरामदे में बैठे, कभी क्लास लेक्चर्स और कभी नोट्स के लेन देन के बहाने बेमानी गुफ्तगू करते रहते थे। जी चाहता सारी उम्र यूं ही एक दूसरे से बात करते गुजर जाती, लेकिन वक्त का अपना मिजाज और रफ्तार है। बरामदे में किताबों के बहाने कई बातें कि जिनका कोई मकसद नहीं है, मसाइल जिनका कोई भी हल नहीं है। जातों के फर्क से तबकों के फर्क तक ये मसाइल हल होने वाले नहीं थे, या शायद हमने संजीदगी से उन्हें हल करने की कोशिश भी नहीं की। हमारी मुलाकातें तो इंतजार के उदास गीतों से शुरू होती थी और उदासी और जुदाई के खत्म होने वाले सिलसिलों पर जा रुकती थी। क्लास के बाद बरामदे में खड़े खड़े एक दूसरे को तसल्ली देने की नाकाम कोशिशों के अलावा कभी कभी किसी कैफेटेरियल में खुशियां, कुछ लम्हे, बस यही वो यादें थी जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी हैं, और उस वक्त भी आईना से फैलकर मेरे चारों तरफ बिखर गई थी।
मैंने कनखियों से उसकी तरफ देखा। क्या मेरे लिए अब उसके पास शनासाई की कोई मिठास नहीं? मैंने खुद से सवाल किया, लेकिन कोशिश के बावजूद मैं जवाब न पा सका। वो अपने दोनों बच्चों और शौहर में इतनी मग्न थी कि उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे अजियत सी हुई। इतने बरसों बाद भी मेरे सीने में उसकी याद का अलाव उसी तरह भड़क रहा है, और वो मुझे पहचानती तक नहीं। मेरा जी चाहा जोर जोर से चीख कर पूछूं तो मुझे पहचानती क्यों नहीं, लेकिन मैं जो सदा का बुज़दिल हूं, अपने अंदर डूबा रहने वाला, एक लफ्ज न बोल सका। मैं उस वक्त भी एक लफ्ज नहीं बोल सका था जब उसने बताया था कि उसकी मंगनी हो रही है। उसने कहा था, कुछ तो करो, वरना हमारे रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। मैं कर भी क्या सकता था? कुछ दिन बाद जब उसकी छोटी बहन ने, जो हमसे एक जमात पीछे थी, उसकी मंगनी के लड्डू क्लास में बांटे, तो मैं अपने सामने आए डिब्बे से मुंह न मोड़ सका। क्लास के बाद उसने मुझसे कहा था, तुमने लड्डू खा कैसे लिया? मैं उसे कैसे बताता कि इस तरह के जहर तो मुझे कदम कदम पर पीना पड़ते हैं। मेरी तो सारी जिंदगी ही अपने जवाबों के मलबे पर खड़े होने और संभलने की कोशिश करते गुजरी है। उस दिन के बाद वो मुझसे दूर होती गई। क्लास खत्म हो रहा था। मेरे दूसरे सपनों की तरह ये सपना भी बस एक सपना बनकर रह गया था। एक दिन उसने कहा था, चलो भाग चलें। मैंने सिर हिलाया। मुझ में इतनी हिम्मत होती तो अपने आसपास चारों तरफ इतने सारे जहन्नुम क्यों इकट्ठा करता। आखिरी दिन आ गया। अलविदाई पार्टी हो गई। पार्टी में उसने मेरे करीब आने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बचने की कोशिश करता रहा। अब पास आने के लिए रह भी क्या गया था। मैं चाहता था कि उससे बात ना हो, लेकिन जाते जाते उसने पकड़ ही लिया। कहने लगी, शायद यही होना था, लेकिन तुम्हारी याद एक खजाने की तरह मेरे दिल में हमेशा महफूज रहेगी। इस बात को बरसों पहले मैंने उसे कहा था, तुम बड़ी बालियां पहना करो, मुझे अच्छी लगती हैं। और अब वो उन बड़ी बालियों में अच्छी लग रही है, लेकिन उसका ये सरापा, ये हुस्न अब मेरे लिए नहीं। वो खाविंद की किसी बात पर खिलखिला कर हंसी। मैंने जरा घूम कर देखा, कितनी खुश है। एक लम्हे के लिए मेरे अंदर नफरत का अलाव सा भड़का, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने अपनी कमीनगी पर खुद को लताड़ा। उसकी खुशी पर खुश होने की बजाय मैं क्या सोच रहा हूं? ये ख्याल आते ही एक सुकून सा मिला, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे अंदर किसी ने सरगोशी की। कम से कम पहचान तो लेती। ऐसी भी क्या बेरुखी। मेरे अंदर फिर एक अलाव सा भड़का। वो अपने बेटे के बालों में उंगलियां फेरते हुए किसी सुहाने सपने में खोई हुई थी। लगा मेरी आंखों में बरसात उमड़ आई है, लेकिन मैंने उसे बरसने नहीं दिया। बस चुपचाप आईने में देखता रहा। अलाव आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ने लगा। मैंने खुद से कहा, मुझे इससे क्या, मैं तो आज भी उसी तरह हूं। इस ख्याल ने बचे खुचे अलाव पर भी पानी डाल दिया। धुआं उठा तो एक तरह का सुकून मिला। ये मेरी पुरानी आदत है, कुछ ना कर पाऊं तो इस धुएं में पनाह ले लेता हूं। धुआं मेरे चारों तरफ फैलता जा रहा था। आंखें बंद करके सीट की पुश्त से सिर टिका दिया। मेरे अपने सपने, मेरे अपने ख्वाब चारों तरफ फैल गए।
और थपक थपक कर लोरियां देने लगे। ब्रेक लगने के झटके से आंख खुली। बस अड्डे पर पहुंच चुकी थी। मैंने आईने में देखा, वो अपना सामान ठीक कर रही थी। मैंने धीरे से बैग उठाया और यूं दरवाजे की तरफ चला जैसे इस जहान से जा रहा हूं। दरवाजे में रश था। चंद लम्हों के लिए रुकना पड़ा। अगली सवारियां हटी तो मैं आगे बढ़ा। अचानक मुझे लगा कि किसी ने धीरे से मेरे हाथ को दबा दिया है। मैं एकदम मुड़ा। वो मेरे बिल्कुल पीछे थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता करता, उसकी आंखों से एक गर्म गर्म मोती निकलकर मेरे हाथ पर आ गिरा। दूसरे ही लम्हे उसने जल्दी से आंखें साफ की और मेरे बाजू से होती हुई नीचे उतर गई। और अब मुझे घर आए भी कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन यूं लगता है जैसे मैं अभी भी वहीं खड़ा हूं और मेरे हाथ पर गिरा मोती अभी तक उसी तरह गर्म और चमक रहा है।